नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सवरा भास्कर की, क्योंकि जब से सीएए की अधिसूचना जारी हुई है, उसके बाद में लोगों को बड़ा इंतजार था कि सवरा भास्कर जैसे फिल्मी दुनिया के जो एक्टर है वो इस पे अब तक जो है वो खामोश क्यों है। अब सवरा भास्कर ही क्यों, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। आपको पता होगा, इससे पहले जब सीएए के ऊपर कानून बना था और उस वक्त देश भर में दंगे भी हुए थे, शाहीन बाग धरना प्रदर्शन भी हुए थे, और उस वक्त सवरा भास्कर जो है वो बड़े जोर शोर से उसमें हिस्सा ले रही थी और उस कानून को जो है वो गलत, जिसको कहें कि गलत बताने के लिए बहुत प्रयास भी कर रही थी और काफ़ी हद तक उस वक्त जो है वो सफल भी हुई थी। आपको पता होगा, इसी के तहत सवरा भास्कर ने रूबी का लियाकत जो कि खुद एक मुस्लिम महिला है, पत्रकार है, अभी जो है रूबी का लियाकत वो न्यूज़ 18 में वर्क कर रही है, लेकिन इससे पहले भारत 24 और उससे पहले अगर हम बात करें तो उस वक्त, जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो एबीपी न्यूज़ नेटवर्क पे काम करती थी। और इसी सीए को लेकर तिग्मांशु धूलिया और सवरा भास्कर के साथ में उनका एक इंटरव्यू भी हुआ था और इंटरव्यू लिया था रूबी का लियाकत ने। और रूबी का लियाकत ने उस वक्त जो है वो सवरा भास्कर से कड़े सवाल पूछे थे। आप उसको एबीपी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, उस वक्त का जो वीडियो है। और रूबी का लियाकत ने उस वक्त भी सवरा भास्कर को जो है वो, जिसको कहें कि बहुत कड़े और तीखे प्रहार किए थे और बड़े अच्छे सवाल पूछे थे जिनके जवाब सवरा भास्कर के पास नहीं थे। और उसमें सबसे बड़ा ये था कि क्या सवरा भास्कर ने सीएए, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है, क्या उसको पढ़ा है? तो उन्होंने वो उस वक्त नहीं पढ़ा। सिर्फ और सिर्फ उनको जो है सिर्फ एक नैरेटिव तैयार करना था, इसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं था। तो अब इस बार जब इसकी वापस से सीएए की जो अधिसूचना जारी हुई है, उसके बाद से ही लोगों को बड़ा इंतजार था कि सवरा भास्कर जो है वो अभी इस पे चुप क्यों है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, सवरा भास्कर, उनकी जो शादी है वो एक मुस्लिम नेता, समाजवादी पार्टी के एक नेता है फहाद, उनके साथ में हुई है। फहाद अहमद के साथ में उनकी शादी हुई है और नवंबर 2022 में उन्होंने शादी की थी और शादी के 7 महीने बाद ही उनको बच्ची हो गई थी जिसका नाम उन्होंने राबिया रखा था। तो वैसे सीएए के साथ में अब आप सोच रहे होंगे कि उनका जो है वो मुस्लिम कनेक्शन क्या है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम कनेक्शन क्या है। लेकिन खैर, निजी जिंदगी में कौन किससे शादी करता है, क्या नहीं है, उसमें हम जो है वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन इस बार सवरा भास्कर ने जो है वो अब सभी को उम्मीदों पे खरा उतरा है। ज़्यादा इंतजार उन्होंने नहीं कराया और राहुल गांधी की जब यात्रा समापन की ओर थी, तो इस वक्त राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सवरा भास्कर की एंट्री हुई है। आपको पता होगा, इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा जो कश्मीर से कन्याकुमारी, या हम इसको कहें कि शुरुआत उसकी कन्याकुमारी से हुई थी और कश्मीर तक पहुंची थी, उस यात्रा में भी शामिल थी। और इस बार जब मणिपुर से ये यात्रा शुरू होके इस वक्त जो है ईस्ट टू वेस्ट जो चली है, इसमें भी सवरा भास्कर की एंट्री हो गई है। और सवरा भास्कर ने इस जिसमें कार्यक्रम में जो राहुल गांधी के जब वो शामिल हुई, तो उसके बाद में पत्रकारों से उन्होंने रूबरू होते हुए जो चीज़ें बोली है वो ये है कि वो उस भारत का हिस्सा, उस भारत में पैदा हुई है जहाँ पे सब धर्मों को समान माना जाता था, लेकिन इस वक्त जो राजनीति चल रही है वो भेदभाव की राजनीति चल रही है। साथ ही कुछ, जिसको हम कहें कि सत्ता पक्ष की ओर उनका इशारा था सीधे तौर से, जो लोगों को धर्म के नाम पे बांटने पर तुले हुए हैं और हिंदू देवी देवताओं के नाम लेकर कत्ल करने की बात करते हैं। ये सवरा भास्कर की इस पूरे इंटरव्यू में जब आप देखोगे तो आपको टिप्पणी देखने को मिल जाएगी, या आप गूगल पे अगर सर्च करोगे तो आपको गूगल पे भी ये जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन ये लोग, जब फिल्मी दुनिया के लोग ऐसी बातें जब आके करते हैं, तो वाकई में क्या ये लोग जो है वो लोगों के हीरो, जिसको हम कहते हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं, क्या ये फॉलो करने लायक है? इस पे बड़ा सवाल होता है, क्योंकि नागरिकता संशोधन अधिनियम जब इन्होंने पढ़ा ही नहीं,
तो इनके पति सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, इनकी विचारधारा जो है वो वामपंथ की विचारधारा है, इसलिए इन्होंने जो है वो इस देश का विरोध करना है। जबकि सच सीएए की जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो ये है कि सीएए जो है वो किसी की नागरिकता लेता नहीं है। और कुछ हद तक इस बार हम देखेंगे कि उस वक्त में और इस वक्त में क्या फ़र्क है। जब ये कानून पहली बार लागू किया गया था, शाहीन बाग पे धरना बैठा था, और आज शाहीन बाग जैसी जगह जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी है। वहाँ पे ऐसी कोई बातचीत या इस पूरे देश में अगर हम देखें, तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा जो सीएए के विरोध में खड़े हों। कुछ एक जगह से जो है वो घटनाएँ आती है, जो राजनीतिक प्रवोक, जिसको हम कहें कि राजनीति से प्रेरित लोग ऐसा करते हैं। इसके पीछे की 2 बड़ी वजह है। एक सबसे बड़ी वजह है पीएफआई के ऊपर बैन लगाना, क्योंकि पिछली बार भी पीएफआई की फंडिंग में ईडी के छापे पड़े थे। आपके एनआईए ने जो है वो जगह-जगह रेड डाली थी, कुछ लोगों को पकड़ा भी था, और उसके बाद में पीएफआई को पूरे तरीके से बैन कर दिया गया था, क्योंकि इस्लामिक देश उसको फंडिंग कर रहे थे। तो इस बार एक जो कारण रहा वो ये रहा कि पीएफआई को बैन कर दिया गया, और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था कि इस बार जो है वो कुछ, जिसको हम कहें कि मुस्लिम मौलाना कहें चाहे मुस्लिम लीडर्स कहें, उनको भी ये बात अच्छे से पता समझ में आ गई। उनको अब बहका नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि ये कानून जो है वो नागरिकता लेता नहीं है, नागरिकता देता है। अब नागरिकता लेता नहीं है तो इसका मतलब किसी भी मुस्लिम को या किसी भी मुस्लिम समुदाय का जो लोग भारत में रह रहे हैं, उनको नागरिकता छीनने का कोई डर नहीं है। दूसरा, इसमें जो है वो नागरिकता देता है, लेकिन नागरिकता देता कैसे है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये कानून जो है वो सिर्फ 3 देशों का, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के, उन शरणार्थियों के लिए है जो इन तीनों देशों में, क्योंकि तीनों ही देश जो है वो मुस्लिम बाहुल्य देश है, इस्लामिक कंट्री है, और वहाँ पे माइनॉरिटी जो किसी ना किसी तरह से या धार्मिक आधार पे जो है वो प्रताड़ित की गई, उन लोगों ने दबाव में आकर जो है वो अपना देश छोड़ा और वो भारत में आके शरण लेके रहने लग गए। और वो भी तब जब यूपीए 2 की सरकार थी, 31 दिसंबर 2014 तक। उससे पहले जो भी लोग आए यहाँ पे आ गए, उन सभी को नागरिकता देने का इसमें प्रावधान है। अब इसमें बड़ा सवाल जो है वो लगातार ये उठाया जाता है कि भारत एक सेकुलर देश है, तो फिर इसमें जो है वो मुस्लिम समुदाय को क्यों छोड़ दिया गया? क्योंकि ये नागरिकता जो देने का प्रावधान है, ये सिर्फ 6 कम्युनिटीज़ को दिया जा रहा है, जिसमें सिख है, हिंदू है, ईसाई है, पारसी है, जैन है, बौद्ध है, इन धर्मों के लोगों को। तो मुस्लिम को इसमें इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि जब देश का जब बंटवारा हुआ था वो धार्मिक आधार पे हुआ था, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से ही निकला बांग्लादेश, तो ये तीनों ही जो है वो मुस्लिम बाहुल्य देश है। तो ऐसे देशों में मुस्लिम आबादी के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा हो धर्म के आधार पे, ये कहना जो है वो बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन अब जब बात करते हैं कि हिंदुओं को और इनको ही क्यों, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, और जब ये कानून बना था, उस वक्त ये कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि उस वक्त स्थिति ये बनी हुई थी कि दंगे फसाद हो रहे थे, मारकाट बढ़ी हुई थी, इसलिए चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, उन्होंने जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग के बाद में ये डिसीजन लिया गया कि जो लोग अभी जहाँ हैं वो वहीं रहें, ताकि खून खराबा कम हो, माहौल खराब कम हो। उसके बाद में ये प्रोविज़न रखा गया था कि इसके बाद में अगर कोई वहाँ से यहाँ भारत में आके अगर रहना चाहे, तो वो रह सकता है। नागरिकता कानून बनाया गया था, और ये नागरिकता कानून जो था, ये बनाया गया था 1961 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय। अब इसमें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि 2019 में उनके मैनिफेस्टो में ये शामिल था, उन्होंने जो है वो इसको पूरे तरीके से लागू कर दिया है, प्रोसेस भी स्टार्ट कर दी गई है, और खुद अमित शाह ने आके जो है वो टीवी पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास भी किया है, और काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। तो यही एक वजह है कि पाकिस्तान में जहाँ 23% हिंदू आबादी थी, आज वो सिमट के जो है वो बहुत कम 1% के आसपास रह गई है। तो ये हिंदू गए कहाँ, ये एक बड़ा जो है वो चिंता का विषय है। बाकी विदेश में जो है वो लोग अपने-अपने तरह की राय रखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब ऐसे लोग, जिनको दुनिया जो है वो फॉलो करती है, बड़े-बड़े फिल्मी एक्टर होते हैं, और जब ये लोग वामपंथी विचारधारा से प्रेरित होकर लोगों को मिसलीड करते हैं, तो ये ज़रूर चिंता का विषय है। और ऐसे लोगों को, जहाँ एक जिसको हम कहें कि ऐसे लोगों की फ़िल्मों को बायकॉट अगर करें, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों को जो है वो पूरी तरीके से जो है वो लोगों को खुलकर बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि ये देश विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए होते हैं,
और ये इनका लोगों का एजेंडा सिर्फ एक ही होता है, एक ही मोटिव होता है कि ये लोगों को कैसे भड़का सकते हैं, कैसे जनभावनाओं को भड़काएं, जिससे जो है वो तनाव की स्थिति बने, इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले बोलने के लिए। ये इनके जो अंदर की जो भड़ास होती है उसको बाहर कैसे निकाला जाए, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का यही मकसद होता है। तो सीएए पे इनकी जानकारी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का क्या हश्र हुआ वो सब लोगों ने देखा। उसको वो जो है पहली जो यात्रा हुई थी उसकी तरह जो है वो ना भीड़ मिली, ना इनके कोई फॉलोवर्स, ना सुनने वाले मिले। और इस यात्रा के बीच-बीच में राहुल गांधी ने जो है वो ब्रेक भी लिया, वो सब लोगों ने हमने देखा। लेकिन उम्मीद जो है वो यही की जा रही थी कि सवरा भास्कर जैसे लोग इस बार चुप क्यों हैं, तो उन्होंने अपनी उम्मीदों पे खरे उतरे और वो लास्ट में जिसको हम कहते हैं कि आखिर में जब ये यात्रा आखिरी दौर पे थी, तो ये लोग पहुंच ही गए जहां इनको जो है वो प्लेटफॉर्म मिला। इन्होंने बढ़िया भड़ास निकाली और इनका जो है वो मकसद, और अब जो है वो समाजवादी पार्टी, वैसे भी अगर हम देखें तो अभी कांग्रेस पार्टी का अलायंस का जो दल है अलाई है। इसलिए अगर सौरा भास्कर जैसे लोग अगर ये करते हैं तो बस हमें ये समझना चाहिए कि ये लोग जो है वो राजनीति से प्रेरित है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।